गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये बेस थ्योरम का हमारा एक क्वेश्चन का टाइप है, एक क्वेश्चन है किसी एक टाइप का। देखो, इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बोल्ट, एक फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री क्या मैन्युफैक्चर करती है, बोल्ट मैन्युफैक्चर करती है। मशीन ए, बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 30%, 50% एंड 20% ऑफ द बोल्ट। मतलब क्या कह रहा है बेटा कि एक कंपनी है या एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री के अंदर कितनी मशीन है? 3 मशीन है, ए बी सी, ये 3 मशीन है। अब क्या कहता है कि भाई इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनते हैं? बोल्ट बनते हैं। इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनते हैं? बोल्ट्स बनते हैं। जितने भी बोल्ट्स इस फैक्ट्री के अंदर बनते हैं उन बोल्ट्स का 30% जो प्रोडक्शन है वो मशीन ए के थ्रू है। जितने भी बोल्ट मशीन इस फैक्ट्री के अंदर बनते हैं उसका 50% हिस्सा या 50% प्रोडक्शन मशीन बी का है उसमें। और जो जितने भी बोल्ट बनते हैं इस पूरी फैक्ट्री के अंदर, उसके अंदर उन बोल्ट्स का 20% पार्ट कौन बनाता है? मशीन सी। तो उसने क्या कहा है कि एक फैक्ट्री के अंदर बोल्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। उस फैक्ट्री के अंदर कितनी मशीन है? 3 मशीन है, वो बोल्ट बनाती है। मशीन ए क्या करती है? फैक्ट्री में जितने बोल्ट बनते हैं उनका 30% पार्ट मशीन ए बनाती है। 50% बोल्ट, जितने भी टोटल बोल्ट फैक्ट्री में बनते हैं उसका 50% पार्ट कौन बनाती है? मशीन बी बनाती है। और जितने भी बोल्ट फैक्ट्री के अंदर बनते हैं उनका 20% पार्ट मशीन सी बनाती है। और इस फैक्ट्री के अंदर कितनी मशीन लगा रखी है? 3 मशीन लगा रखी है। मशीन ए का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का 30% है, बी का प्रोडक्शन, टोटल बोल्ट्स प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री का 50% है, और मशीन सी का प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन जितनी बोल्ट की होती है उस फैक्ट्री के अंदर उसका 20% पार्ट मशीन सी बनाती है। अब देखो आगे क्या कहता है, ऑफ देयर आउटपुट। ऑफ देयर आउटपुट का मतलब उन मशीन की जो अपनी प्रोडक्शन है अलग अलग, उन उसमें से, उस आउटपुट में से, ऑफ देयर आउटपुट मतलब उन मशीन की आउटपुट में से, या ऑफ देयर आउटपुट, वो मशीन अपनी आउटपुट में से 3%, 4% एंड 1% आर डिफेक्टिव। ऑफ देयर आउटपुट मतलब उनकी आउटपुट में से 3%, 4% और 1% क्या है? डिफेक्टिव है। अब ऑफ देयर आउटपुट 3%, 4% एंड 1% आर डिफेक्टिव। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि उन तीनों मशीन की आउटपुट में से पहली मशीन के 3% डिफेक्टिव है, मशीन बी के क्या है? 4% डिफेक्टिव है, और मशीन सी के 1% डिफेक्टिव है। मतलब उसने क्या कहा है कि ऑफ देयर आउटपुट, ऑफ देयर आउटपुट का मतलब उन मशीन की आउटपुट में से 3% मशीन ए के डिफेक्टिव है, 4% मशीन बी के डिफेक्टिव है, और 1% मशीन सी के डिफेक्टिव है। इसका मतलब ऑफ देयर आउटपुट यही है ना, तीनों मशीन की आउटपुट, ठीक है। मशीन ए की जितनी आउटपुट है उसमें से मशीन ए का 3% डिफेक्टिव है, मशीन बी के 4% डिफेक्टिव है आउटपुट में से, ठीक है ना। और ये सी की जो आउटपुट है इसमें से 1% क्या है? डिफेक्टिव है। तो ये जो आपकी तीनों मशीन है ये अपनी जो भी प्रोडक्शन करती हैं, ठीक है, ये क्या है? ये इन तीनों मशीन की प्रोडक्शन का डिफेक्टिव प्रोडक्शन है। समझ में आ गई? तो ये उसने क्वेश्चन का आपको क्या किया है? सिस्टम प्रोवाइड किया है। अब देखो लास्ट में क्या करता है, ये तो आपको गिवन इंफॉर्मेशन है। अब क्या कहता है वो, ए बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब यहां पर इस वर्ड का मतलब है कि गोदाम के अंदर से। प्रोडक्ट का मतलब आप यहां पर ये लगाइएगा, उसका कहने का जो सेंस है, ठीक है, कि गोदाम के अंदर से रैंडमली, रैंडमली का मतलब न्यू नहीं देखा भाई किसका है ये, ठीक है, रैंडमली गोदाम के अंदर से एक बोल्ट उठाया गया एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। और वो क्या पाया गया? डिफेक्टिव पाया गया। मतलब इन तीनों की जो प्रोडक्शन है वो फैक्ट्री के अंदर, जिस गोदाम के, फैक्ट्री के गोदाम के अंदर तीनों की प्रोडक्शन क्या की जाती है? रखी जाती है। ये फैक्ट्री का गोदाम है, इस गोदाम के अंदर तीनों मशीन की प्रोडक्शन रखी जाती है, ए की भी, बी की भी और सी की भी। तीनों मशीन की प्रोडक्शन इस फैक्ट्री के गोदाम के अंदर है। अब इस गोदाम के अंदर से रैंडमली एक बोल्ट ड्रा किया गया, एक बोल्ट क्या किया गया? ड्रा किया गया फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम दिस फैक्ट्री प्रोडक्ट। जो फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके अंदर से एक रैंडमली एक बोल्ट को ड्रा किया गया एंड दैट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। अब देखो,
अगर वो यूं कहता है ए बोल्ट इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, तो फिर आपको डिफेक्टिव बोल्ट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। क्यों? क्योंकि उसने आपसे क्या कहा है कि एक बोल्ट रैंडमली उठाया और वो डिफेक्टिव बोल्ट है, मतलब ये आपका ए इवेंट है जो हो चुका है। मतलब वो जो बोल्ट उठाता है रैंडमली प्रोडक्शन के अंदर से, वो बोल्ट डिफेक्टिव है। अब वो जिस इवेंट को बोल रहा है, मतलब जो रैंडमली उसने बोल्ट उठाया है, अगर वो डिफेक्टिव है तो बेटा वो जो डिफेक्टिव बोल्ट का ड्रा है वो ऊपर वाली तीनों मशीन के साथ एसोसिएटेड है। वो बोल्ट जो डिफेक्टिव उठाया है उसने गोदाम के अंदर से, वो मशीन ए का भी मैन्युफैक्चर किया हुआ हो सकता है, वो मशीन बी का भी मैन्युफैक्चर किया हुआ हो सकता है, वो मशीन सी का भी मैन्युफैक्चर किया हुआ हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफेक्टिव बोल्ट तो मशीन ए भी बनाती है, डिफेक्टिव बोल्ट मशीन बी भी बनाती है और डिफेक्टिव बोल्ट मशीन सी भी बनाती है। तो जिस इवेंट का कनेक्शन एक से ज्यादा सैंपल स्पेसिस या एक से ज्यादा पार्टीशन के साथ एसोसिएटेड होता है, पहले हम उसकी क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। हमारा ए इवेंट क्या है, जो उसने रैंडमली गोदाम के अंदर से एक प्रोडक्ट उठाया और देखा कि ये तो ना, एक बोल्ट उठाया और देखा कि गोदाम में से ये जो बोल्ट उठाया है ये कैसा है, डिफेक्टिव बोल्ट है। तो डिफेक्टिव बोल्ट का ड्रा होना आपका ए इवेंट है, और आपका ए इवेंट ऊपर वाली जो पहली, दूसरी और तीसरी मशीन है ए, बी और सी, तीनों के साथ एसोसिएटेड है। क्यों? क्योंकि जो उसने रैंडमली एक बोल्ट उठाया है, अगर वो डिफेक्टिव बोल्ट है तो दैट बोल्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय ए मशीन, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय बी मशीन और कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सी मशीन। तो इसका मतलब ये ए इवेंट है जो एक डिफेक्टिव बोल्ट का गोदाम के अंदर से ड्रा होने का है। अब वो प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि गोदाम में से जो ये बोल्ट उठाया है ये बी मशीन ने नहीं बनाया। तो नोट की प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है ना, बी मशीन ने नहीं बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो बोल्ट है ये बी मशीन ने बनाया है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है वो कैलकुलेट कर लेना। फिर 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बी से ना बनने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखो हम कैसे करेंगे। अब यहां पर E1, E2 और E3 इवेंट क्या बनाएंगे, हम मान लेंगे कि लेट E1 be the event, let E1 be the event that bolt drawn is manufactured by machine A। जो बोल्ट ड्रा किया गया है वो ए मशीन ने बनाया है, उसको इवेंट क्या मान लिया, E1। E2 be the event that the bolt drawn is manufactured by machine B and E3 be the event that the bolt drawn is manufactured by machine C। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपना पहले तो E1, E2 और E3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताइए। देखो E1 इवेंट माना है कि जो बोल्ट ड्रा किया गया है दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। ठीक है, तो जो बोल्ट ड्रा हुआ है वो पहली मशीन ने बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसको क्या मान लिया, E1 इवेंट। तो पहली मशीन कितना परसेंट बोल्ट बनाती है टोटल प्रोडक्शन का, 30%। तो अगर ये टोटल प्रोडक्शन का ए मशीन 30% बोल्ट बनाती है तो इससे कोई भी एक बोल्ट प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, फेवरेबल डिवाइड बाई टोटल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या इवेंट है कि जो बोल्ट ड्रा हुआ है वो किसने बनाया है, बी मशीन ने। बी मशीन टोटल प्रोडक्शन का 50% बोल्ट बनाती है, तो बी मशीन से एक बोल्ट प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एक बोल्ट मशीन सी से प्रोड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 20/100। ये आएगी ना, 30%, 50% एंड 20%, यही गिवन है। अब समझ में आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2 एंड E3, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो हमारा ए इवेंट यहां क्या है, लेट ए बी द इवेंट, हम मान लेते हैं कि लेट ए बी द इवेंट दैट बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव। जो बोल्ट ड्रा किया गया है बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, जो बोल्ट ड्रा हुआ है बोल्ट ड्रॉन इज डिफेक्टिव, जो बोल्ट ड्रा किया गया है वो डिफेक्टिव बोल्ट है, इसको यही हमारा क्या है, ए इवेंट है। तो पहले तो हम अब क्या करेंगे, ए इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, क्या होगा ए बाई E1 का प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी मतलब एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी, कब, जब E1 हो चुका है। इसका मतलब किसके भी आप पे एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी
फर्स्ट मशीन के बिहाफ पे। इवन का क्या मतलब कि बोल्ट जो मैन्युफैक्चर किया है वो अगर फर्स्ट मशीन ने किया है, ठीक है ना, तो फिर आपके एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी, ए इवेंट है एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने का प्रोबेबिलिटी। मैं इधर लिख देता हूं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, इवन के बिहाफ पे एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी। इवन के बिहाफ पे डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जो बोल्ट है वो पहली मशीन ने अगर मैन्युफैक्चर किया है तो फिर एक डिफेक्टिव बोल्ट के ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली मशीन टोटल प्रोडक्शन अपना जितना भी करती है उसका कितना परसेंट डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है 3%। अगर पहली मशीन अपनी प्रोडक्शन का 3% डिफेक्टिव बोल्ट आती है तो इस पहली मशीन से एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई2, सेकंड मशीन के बिहाफ पे एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड मशीन 4% अपनी प्रोडक्शन में से डिफेक्टिव बोल्ट बनाती है तो इसमें से एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी अगर 4% बनाती है तो 4/100। और तीसरी मशीन से एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/100 आ गया। अब पहले आप ए इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E3। पहले आप ए इवेंट की अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, 30/100, ये कितना है 30/100 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 3/100, यही है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 50/100 इनटू ए बाय E2 4/100, यही है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 20/100 इनटू ए बाय E3 1/100। अब क्या करिए, आप कैलकुलेट करिए, यहां से आपको क्या मिलेगा, ए इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी मिलेगा, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही चल चुका है। अब ए इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी बताओ कितना आता है, ये कितना हो गया 100, ये भी 100, तो ये आपके पास कितने हो गए 1 2 3 4 10,000, 30 इंटू 3 90, प्लस ये कितना हो गया 50 इंटू 4 200, प्लस ये कितना हो गया 20 इंटू 1 20। तो ये आपके पास ए इवेंट का टोटल प्रोबेबिलिटी आएगा 1/10,000, ठीक है, इनटू ये कितना हो गया 200, 20 और 90 110, तो ये आपके पास 200 प्लस 110 0 1 3 310, तो इसका मतलब 310 डिवाइड बाई 10,000, ये आपके पास ए इवेंट का क्या आ गया टोटल प्रोबेबिलिटी। हमने क्या कैलकुलेट करना है कि दिस बोल्ट ड्रान इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, तो हम पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जो बोल्ट ड्रा किया गया है वो सेकंड मशीन बी ने बनाया है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सेकंड मशीन से उस बोल्ट के प्रोड्यूस होने का इवेंट कौन है E2, तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगा दो। आपको यहां पर क्या निकालना होगा पहले E2/A, ठीक है, E2/A का मतलब ए के बिहाफ पे E2 की प्रोबेबिलिटी, जब ए हो चुका है, ए हो चुका है इसका क्या मतलब है, जब एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा हो चुका है तो वो किसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो सेकंड मशीन से बना हुआ है, मतलब सेकंड मशीन से एक डिफेक्टिव बोल्ट ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी E2/A की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू A/EI, तो A/E2 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आया था 50/100 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना है A/E2, A/E2 है 4/100 डिवाइड बाई टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए 310 डिवाइड बाई 10,000। अब ये 10,000 तो 10,000 से कैंसिल, 50 इंटू 4 200 डिवाइड बाई 310, 0 से 0 कैंसिल, 20 डिवाइड बाई 31। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि द बोल्ट ड्रान इज मैन्युफैक्चर्ड बाय सेकंड मशीन, सेकंड मशीन से वो बोल्ट जो ड्रा किया गया है वो मैन्युफैक्चर हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी। अब सेकंड मशीन से वो मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप E2/A की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। E2/A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A। मैंने ये लिखवाया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B किसके इक्वल होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B के इक्वल, तो 1 माइनस 20 बाई कितना 31, तो ये कितना हो जाएगा 31 माइनस 20 11 डिवाइड बाई 31। ये आपके पास नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये आपकी बुक जो है इसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर
8 है, 11/31। नॉट मैन्युफैक्चर्ड की अगर आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया, एक टाइप है ये। अब इसमें ये 3 क्वेश्चन है, आप तीनों क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सेम आप कर सकते हैं आसानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो हमारी नेक्स्ट टाइप है उसको देखो। ठीक है, अब ये क्यों टाइप हो गई है। अब नेक्स्ट टाइप देखिएगा, बैग 1 कंटेन। अब ये बैग, ये क्वेश्चन कर चुके हो तुम, ये जो अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट है। ये क्वेश्चन हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, बस एक फॉर्मूला लगाना है। देखो क्या कहता है, बैग 1 कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। ठीक है, क्या कहता है, बैग 1 कंटेन्स, क्या करता है, बैग, एक बैग है 1 कंटेन 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल। 3 रेड बॉल एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, दो बैग हैं। पहला बैग फर्स्ट है जिसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। बैग सेकंड कंटेन 4 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। एंड बैग सेकंड कंटेन 4 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। 4 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है सेकंड बैग के अंदर। 2 balls are transferred at random from bag 1 to bag 2. 2 balls are transferred. 2 balls are transferred from bag 1 to bag 2. पहले बैग से दूसरे बैग में 2 बॉल का ट्रांसफर किया जाता है। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2. एंड then a ball is drawn from bag 2. और उसके बाद सेकंड बैग के अंदर से एक बॉल का ड्रा किया जाता है। ठीक है, द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। जो बॉल ड्रा की जाती है वो एक रेड कलर की बॉल है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट the transferred balls are both black. Find the probability that the transferred balls are both black. जो बॉल ट्रांसफर्ड हुई है वो दोनों ब्लैक कलर की बॉल हैं, इसकी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये कर चुके हो 2 बॉल के ट्रांसफर का क्वेश्चन। अब आपसे क्या कह रहा है, बेस थ्योरम के अंदर अब आपसे जो बॉल सेकंड बैग में से ट्रांसफर होने के बाद ड्रा करने का इवेंट है वो हो चुका है, उसकी आपको यहां टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी। देख लो, पहला बैग है जिसमें 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। दूसरा बैग है जिसमें 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। 2 बॉल पहले बैग में से उठाई, बिना कलर देके दूसरे बैग में डाल दी। उसके बाद मतलब पहले बैग से दूसरे बैग में 2 बॉल का ट्रांसफर होने के बाद वो दूसरे बैग में से एक बॉल ड्रॉ करता है। ठीक है, दूसरे बैग में से एक बॉल ड्रॉ करता है ट्रांसफर होने के बाद, और क्या कहता है कि जो वो बॉल ड्रॉ की है वो रेड कलर की बॉल है। अब इस रेड कलर की बॉल का आपसे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा ड्रॉ करने का, ये तो आपको अपने आप निकालनी पड़ेगी अब। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, द बोल्ट सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर। मतलब ट्रांसफर होने के बाद 2 बॉल का ट्रांसफर होने के बाद फर्स्ट बैग में से सेकंड बैग के अंदर एक बॉल ड्रॉ करता है रेड। वो बॉल किस कलर की है, रेड कलर की बॉल है। ये जो स्टेटमेंट है ये आपके ए इवेंट को दर्शा रही है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल्स वर बोथ ब्लैक। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो 2 बॉल ट्रांसफर हुई है ना पहले बैग से दूसरे बैग में, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है कि वो दोनों बॉल ब्लैक ट्रांसफर हुई है। समझ में आई, मतलब जो रेड कलर की बॉल ड्रा की है दूसरे बैग में से ट्रांसफर होने के बाद, ये इवेंट तो हो चुका। आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है कि जो पहले से दूसरे बैग में ट्रांसफर हुई है 2 बॉल, वो दोनों बॉल ब्लैक हैं, तब ये ए इवेंट हुआ है।
इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो ये जो हमारे पास इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर दोनों काम करने होंगे, ए इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी भी लगा कैलकुलेट करनी होगी, और उसके बाद जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है वो बोथ ट्रांसफर्ड बॉल्स आर ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बेस थ्योरम का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, किसी भी एक पे पार्टीशन इवेंट E1 E2 E3 की, जो भी हम उसको बनाएंगे, ठीक है। अब पहले आपको समझ आना चाहिए दो बॉल के ट्रांसफर का क्या कंसेप्ट है। एक बैग ये है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है, 4 ब्लैक बॉल है। ये आपका दूसरा बैग बी है जिसके अंदर 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। इसमें से 2 बॉल उठ के दूसरे बैग में जाएंगी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो जो 2 बॉल जाएंगी पहले बैग से दूसरे बैग में वो दोनों की दोनों बॉल रेड होंगी, या वो दोनों की दोनों बॉल ब्लैक होंगी, या उनके अंदर एक रेड होगी और एक क्या होगी, ब्लैक। 3 ही पॉसिबिलिटी है ना। पहले बैग से दूसरे बैग में अगर 2 बॉल ट्रांसफर होंगी तो उनकी 3 पॉसिबिलिटी है, समझ में आ गई। अब अगर ये हो गया, पहले वाली बात हो गई, मतलब पहले बैग से उठ के दूसरे बैग में 2 रेड चली गई, तो दूसरा बैग ये नहीं रहा, दूसरे बैग में 6 रेड और 5 ब्लैक बॉल हो चुकी हैं, समझ गए। अगर दूसरे 2 ब्लैक चली गई इसके अंदर, तो फिर बैग बी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, 4 रेड और 7 ब्लैक। अगर ये तीसरा हो गया, 1 रेड और 1 ब्लैक बॉल उठ के इस दूसरे बैग के अंदर चली गई, तो फिर इसके अंदर 5 रेड हो जाएंगी और 5 इसमें क्या है, ब्लैक है। ये आपके बैग बी की स्थिति है 3 आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द 2 बॉल। 2 बॉल का ट्रांसफर होने के बाद आपके बैग बी की कितनी स्थिति है, 3 स्थिति है। इन तीनों स्थितियों में से, ठीक है, आपका ए इवेंट अकर होगा। क्यों, क्योंकि ए इवेंट क्या है, 2 बॉल का ट्रांसफर होने के बाद बैग बी में से एक रेड कलर की बॉल ड्रा करना। हमारा ए इवेंट क्या है, 2 बॉल का ट्रांसफर होने के बाद बैग बी के अंदर से एक रेड बॉल का ड्रा करना। अब 2 बॉल पहले बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफर अगर हो गई तो बैग सेकंड ये नहीं रहा, बैग सेकंड के कितने नाम हो गए, 3 नाम। अब मेरा जो रेड कलर की बॉल ड्रॉ करने का इवेंट है वो बैग सेकंड के इन तीनों नामों में से किसी के अंदर से भी हो सकता है, समझ में आ गई। क्योंकि आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द 2 बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग टू द सेकंड बैग बिकम द 3 पार्टीशन, मतलब सेकंड बैग कितने सैंपल स्पेस में बदल गया है, 3 के अंदर। अब मेरा रेड कलर का बॉल जो है वो इस सेकंड बैग के अकेले इस पे नहीं हो रहा, सेकंड बैग की जो चेंज फॉर्मेशन है आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द 2 बॉल्स, मतलब पहले बैग से दूसरे बैग में 2 बॉल का ट्रांसफर होने के बाद बैग बी जो भी है या सेकंड बैग जो भी है उसके ऊपर आपका ए इवेंट अकर हो रहा है, रेड कलर की बॉल का ड्रा करना। तो रेड कलर की बॉल का जो ड्रा करने वाला इवेंट है वो इन तीनों में से किसी के अंदर से भी हो सकता है, क्योंकि दिस इज द फॉर्मेशन या दिस इज द सेकंड बैग, this is the second bag after the transfer of the 2 ball from first bag to the second bag. This is not the second bag after the transfer of 2 ball from first to second. This is the total second bag after the transfer of the 2 ball from first to second. तो मेरा A event इसमें से भी हो सकता है, इसमें से भी हो सकता है और इसमें से भी हो सकता है। तो मेरा A event इन तीनों चीजों के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। तो अगर इन तीनों के साथ मेरा ए इवेंट एसोसिएटेड है तो इन तीनों का सिलेक्शन अगर इंडिपेंडेंट है तो E1 इज द इवेंट दैट द सिलेक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्टीशन, E2 इज द सिलेक्शन ऑफ सेकंड पार्टीशन एंड E3 इज द सिलेक्शन ऑफ थर्ड पार्टीशन। लेकिन इन तीनों का सिलेक्शन इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसके पास तो कोई और पहुंचा रहा है, मतलब इसको सेलेक्ट करने का रास्ता कुछ और है, ये सेलेक्ट किसी और रास्ते से हो रहा है, ये सेलेक्ट किसी और रास्ते से हो रहा है। तो आपका ए इवेंट जिन 3 चीजों के साथ या जिन 3 सैंपल स्पेस के साथ आपका ए इवेंट एसोसिएटेड है उसका पहला पार्ट किसके थ्रू या कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे हम, वो हमारा E1 इवेंट होगा। इसका इस सेकंड बैग के दूसरे पार्टीशन के साथ भी आपका ए इवेंट एसोसिएटेड है, तो ये पार्ट कब सेलेक्ट कर पाएंगे या इस पार्ट के पास से रेड कलर की बॉल ड्रा करने को कैसे अप्रोच करेंगे, वो E2 इवेंट होगा। और इस तीसरे पार्ट के अंदर से सेलेक्ट करके एक रेड कलर की बॉल को कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है, ठीक समझ में आ गई। मतलब इसके पास जिस तरीके से पहुंचेंगे वो E3 इवेंट है, इसके पास पहुंचने का जो रास्ता है, इसके पास जो पहुंचाएगा वो E2 इवेंट बनाएंगे, और इसके पास जो हमें पहुंचा देगा वो हम E1 इवेंट बनाएंगे। इसके पास कौन पहुंचाएगा, इस बैग में से जब 2 रेड बॉल ट्रांसफर होंगी तब आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ये कब बनेगा, जब इसमें से 2 रेड बॉल जाएंगी इसके अंदर। इसका मतलब इस बैग में से इसमें 2 रेड बॉल कब जाएंगी, जब आप पहले बैग के अंदर से 2 रेड बॉल को ड्रा करोगे।
इसमें से दो रेड बॉल का ड्रा होने का मतलब इसमें दो रेड बॉल चले जाना, इसमें दो रेड बॉल चले जाने का मतलब इसको सेलेक्ट करके आप अपना ए इवेंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें से दो रेड बॉल ड्रा होने का मतलब आपका सेकंड बैग का ये पार्ट अप्रोच हो चुका है, समझ में आई, मतलब ये पार्टीशन आपका सेकंड बैग का सेलेक्ट हो गया है। तो क्या करेंगे, हम बनाएंगे कि लेट इवन बी द इवेंट, हम मान लेते हैं कि लेट इवन बी द इवेंट दैट टू रेड बॉल्स आर ड्रन, और ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछ सकता है वो, ड्रन टू रेड बॉल्स आर ड्रन फ्रॉम फर्स्ट बैग, पहले बैग के अंदर से दो रेड बॉल ड्रा होती हैं, इसको इवन इवेंट मान लिया। लेट E2, भाई ड्रा होने के बाद ट्रांसफर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। E2 बी द इवेंट, लेट E2 बी द इवेंट दैट टू ब्लैक बॉल्स आर ड्रन, टू ब्लैक बॉल्स आर ड्रन फ्रॉम फर्स्ट बैग, पहले बैग के अंदर से दो ब्लैक बॉल ड्रा होती हैं, वो E2 इवेंट है। एंड लेट E3 बी द इवेंट, लेट E3 बी द इवेंट दैट वन रेड एंड वन ब्लैक बॉल इज ड्रन फ्रॉम फर्स्ट बैग, पहले बैग से एक रेड बॉल और एक ब्लैक बॉल का ड्रा होना हमारा E3 इवेंट है। अब आप बताइएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1? E1 का क्या मतलब, इसमें से दो रेड बॉल का ड्रा करना, कुछ नहीं लिखा, विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इसमें से दो रेड बॉल या तो एनसीआर की मदद से कर लो, नहीं तो फिर दो रेड बॉल इसमें से निकालने की विदाउट रिप्लेसमेंट क्या प्रोबेबिलिटी होगी। पहली रेड बॉल आएगी 3 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, एक बॉल कम हो गई 2 बाई टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 6, ठीक है, तो 2 3 जा 6, 3 से 3 कैंसिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा 1/7। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E2? अरे E2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो दोनों बॉल इस पहले बैग में से ड्रॉ हुई हैं वो दोनों ब्लैक कलर की बॉल हैं, अगर जो दो बॉल इसमें से ड्रॉ हुई हैं वो दोनों ब्लैक कलर की बॉल हैं, तो पहली ब्लैक बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, और दूसरी ब्लैक बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी विदाउट रिप्लेसमेंट, एक बॉल कम हो गई ब्लैक, तो 3 डिवाइड बाय टोटल में से भी एक कम हो गई 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, दैट इज 2/7, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3? अब E3 की प्रोबेबिलिटी क्या है, E3 क्या इवेंट है, इसके अंदर से एक रेड और एक ब्लैक बॉल ड्रा होना। अब एक सिंगल सैंपल स्पेस पर अगर साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट टाइप के इवेंट अकर होते हैं, तो दो डिफरेंट टाइप के इवेंट जब भी अकर हो ना, तो उनका ऑर्डर मेंशन ना हो तो ऑर्डर सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप बेसिक से करोगे, अगर एनसीआर का यूज करोगे तो एनसीआर यूज होगा विदाउट रिप्लेसमेंट में, अगर यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट है तो मैं एनसीआर यूज कर सकता हूं। एक रेड और एक ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 3 रेड बॉल में से एक रेड बॉल सेलेक्ट कर लो, 4 ब्लैक बॉल में से एक ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लो, टोटल 7 में से कितनी बॉल सेलेक्ट हो गई, 2, ठीक है। नहीं तो अपने बेसिक से करोगे तो पहले रेड फिर ब्लैक प्लस पहले ब्लैक फिर रेड, यही आएगा रिजल्ट। 3 इंटू 3C1 3, 4C1 4, 12 डिवाइड बाई 7C2 7 इंटू 6 1 इंटू 2, ठीक है ना, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, दैट इज बेटा 4/7 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। अब हमें क्या करना होगा, ये E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी और E3 की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब क्या करेंगे, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सबके साथ। अब हमारा ए इवेंट क्या है, लेट ए बी द इवेंट, हम मान लेंगे कि लेट ए बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज रेड, जो बॉल ड्रा हुई है वो रेड कलर की बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1? ए बाई E1 की प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि E1 जब हो चुका है तब एक रेड बॉल की ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन ए इवेंट किस पे से हो रहा है, सेकंड बैग के अंदर से, मतलब सेकंड बैग के अंदर से एक रेड कलर की बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है, मतलब जब पहले बैग से 2 रेड बॉल सेकंड बैग में जा चुकी हैं, उसके बाद आप सेकंड बैग में से एक रेड कलर की बॉल की ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, सेकंड बैग में से एक रेड कलर की बॉल ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी जब E1 हो चुका है, E1 हो चुका है मतलब जब पहले बैग से 2 रेड बॉल सेकंड बैग में जा चुकी हैं, जब पहले बैग से दूसरे बैग में 2 रेड बॉल जा चुकी हैं, उसके बाद दूसरे बैग से एक रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, जब इसमें से इसमें 2 रेड बॉल जा चुकी हैं तो कहां पहुंच गए, यहाँ, इसमें से एक रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 6/11, ठीक है। अगर इसमें से एक 2 रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़े तो क्या करेंगे आप,
ठीक है, 6/11 इंटू 5/10 या 6c2/11c2। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसका मतलब सेकंड बैग में से एक रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब E2 हो चुका है, मतलब जब पहले बैग से दूसरे बैग में दो ब्लैक बॉल जा चुकी हैं, उसके बाद दो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले बैग से दूसरे में दो ब्लैक बॉल जाएंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, ये सेलेक्ट हो गया है। इसमें से एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, मतलब जब ए इवेंट ना सेकंड बैग में से एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ए इवेंट है जब E3 हो चुका है, मतलब जब पहले बैग से दूसरे में एक रेड और ब्लैक जा चुकी है, तो यहां पहुंच गए आप। अब इस तीसरे पार्ट में से एक रेड बॉल के ड्रा करने की प्रोबेबिलिटी 5/10, ये आपके पास आ गया। अब पहले तो क्या करेंगे, अपने ए इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/7 इंटू A/E1 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना है 2/7 इंटू A/E2 4/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कितना है 4/7 इंटू उसके बाद A/E3 5/10। ये आपके पास क्या आएगी, ए इवेंट की टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आपको उसके बाद क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है कि वो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल्स आर बोथ ब्लैक। हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी थी कि जो दो बॉल ट्रांसफर हुई हैं वो दोनों ब्लैक हैं, तो दो बॉल ट्रांसफर्ड बॉल्स आर बोथ ब्लैक का जो पार्टीशन इवेंट है वो कौन है, E2। तो आपको E2/A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 डिवाइड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। आप इस फॉर्मूले की ये तीनों टर्म इसमें फिट करेंगे, आपके पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ में आ गई? ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये 15.6 जो है इसके 13 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लेना है। कल हम इस एक्सरसाइज को पूरा कर देंगे।